हेलो दोस्तों, मैथ स्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7th चैप्टर क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है इंटीग्रल। तो इस वीडियो में हम लोग 7.1 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शंस हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो उस फंक्शन को फाइंड कर लीजिए। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब आप साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो कॉस एक्स आया है, जो कि आप डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में बहुत ही अच्छे से इसे डिफ्रेंशिएट करना सीखे होंगे और जितने भी फॉर्मूला हैं उसको आप लोग सीखे होंगे। यहाँ पर जो कॉस एक्स है वो क्या है? कॉस एक्स इज द डेराइव्ड फंक्शन ऑफ साइन एक्स। वी से साइन एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। आप कॉस एक्स का क्या पता किए हैं कि कॉस एक्स जो है वो किसका डेरिवेटिव है? तो साइन एक्स का है। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज द डेराइव्ड फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब बाई 3। तो आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है उसे आपने फाइंड किया, एक्स क्यूब बाई 3। तो इस एक्स क्यूब बाई 3 को हम लोग क्या बोल देंगे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बोल देंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आएगा? कॉस एक्स ही आएगा। इसी तरह अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 का अगर आप डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आएगा? कॉस एक्स ही आएगा। इसी तरह आप यहाँ पर जो कांस्टेंट है चेंज करते जाइए और डिफरेंशिएट करते जाइए, आपको सेम आंसर कॉस एक्स ही मिलता आएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर साइन एक्स में आप कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो कांस्टेंट वाले जो टर्म है वो 0 हो जाएंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसको आप इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कांस्टेंट को चेंज करेंगे उतना आपको फंक्शंस मिलते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, इन सारे कॉम्बिनेशन को अगर मिला के एक वर्ड लिखा जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इस सारे कांस्टेंट का नाम हम एक सी रख देते हैं। अब सी क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम लोग यहाँ पर राइट कर देते हैं कांस्टेंट के लिए। तो जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? कॉस एक्स ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो c है ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स चेंज हो सकता है। सिमिलरली और एग्जांपल देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 में अगर आप 1 ऐड करके डिफरेंशिएट करते हैं तो एज यूजुअल एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 करते हैं तब भी आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह आप अगर कांस्टेंट को चेंज करते जाएंगे आपको हर एक टाइम में एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। बस आपका ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स चेंज होगा। तो इसको अगर मिला के वन वर्ड में लिखा जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर इस c को अब क्या बोलेंगे? एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी इक्वल टू कॉस एक्स आया है तो ये साइन एक्स प्लस सी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। इसी तरह एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी को क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर आप इस c को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, क्या है ये? वेयर c is called constant of integration।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, और आर्बिट्ररी अब इन सारे फंक्शंस को जो भी आप यहाँ पर पढ़े हैं, इन सारे फंक्शंस को अगर हम लोग इन जनरल पढ़ें तो इसे कैसे राइट करेंगे, चलिए देखते हैं। मोर जनरली अगर आप किसी फंक्शन को डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स मिलता है। एक्स जो है यहाँ पर फॉर ऑल, ये आप क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं उसमें इस सिंबल से आप परिचित हो चुके होंगे, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। यहाँ जो एक्स आया है ये क्या है, वेरिएबल है। तो ये जो एक्स है वो कहाँ से आया होगा, कोई इंटरवल जो गिवन होगा, इस इंटरवल में जो आई होता है, इंटरवल वर्ड का जो फर्स्ट लेटर आई होता है उसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो x कहाँ से आ रहा है, इंटरवल i से आ रहा है। देन d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, अगर c को प्लस करके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स ही मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, जो कि अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझे हैं। इसी को हम लोग इन जनरल में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 f ऑफ x प्लस सी, और सी जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ से आता है, रियल नंबर से। इस सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू होता है, सी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिनोट्स अ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ऑफ स्मॉल एफ, राइट। जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स प्लस सी है, अगर आप इसको बार बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सी को चेंज करते हुए तो आपको हमेशा एफ एक्स ही मिलता रहेगा। तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन करते जा रहे हैं, तब भी तो आपको कॉस एक्स मिल रहा है। तो साइन एक्स प्लस 1 भी एंटी डेरिवेटिव बना, साइन एक्स प्लस 2 भी एंटी डेरिवेटिव बना, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एंटी डेरिवेटिव बनेंगे। उसी तरह इन जनरल जब आप लिखेंगे तो एफ एक्स प्लस सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, फैमिली, इसको फैमिली बोलेंगे, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम लोग सिंबल के बारे में देख लेते हैं। सिंबल इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है एफ एक्स डी एक्स। जब इस तरह अगर लिखा गया है तो इसको कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर डी एक्स लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर डिफ्रेंसिएशन में आप d बाई डी एक्स लिखते थे और वहां पर बताते थे कि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, उसी तरह आप इंटीग्रेशन में भी बताएंगे कि आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वो चीज ये dx बताता है कि ये जो इंटीग्रेशन है इस x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और यहाँ जो फंक्शन लिखा जाता है इस सिंबल के बाद, इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, राइट। अब हम लोग फॉर्मूला सेट 1 देख लेते हैं। इस इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उसको हम लोग सेट वाइज पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले फॉर्मूला सेट 1 देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है, n नॉट इक्वल टू -1। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए और उसका कोई भी पावर n हो तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उस n में क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे और उस पावर को डिवाइड कर देंगे उस पावर से। और यहाँ पर कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मान लीजिए आप इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को लगाना भूल गए और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर दूसरा बच्चा उसमें +1 ऐड करके दे दिया, फिर भी आपका आंसर वही आ रहा है, तो यहाँ पर c लगाना मस्ट है। और इस रेस्ट्रिक्शन को देखिए, n नॉट इक्वल टू -1 क्यों लिखा गया है। अगर हम यहाँ पर क्या कहें, इफ पॉसिबल
n इज इक्वल टू -1 अगर ले लिया जाए इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1, जहां जहां n है वहां पर -1 पुट करना है, और नीचे -1 + 1, दैट मीन्स x टू द पावर 0/0, ये x टू द पावर 0 है, दैट मीन्स 1 हो गया, 1/0, ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। तो अनडिफाइन ये हो गया, ये LHS की बात कर रहे हैं, RHS की बात कर रहे हैं, सॉरी ये RHS की बात कर रहे हैं। अभी LHS के बारे में भी देखेंगे कि जब वहां पर -1 पुट करेंगे तो क्या होगा। जब हम लोग RHS में -1 पुट किए तो फंक्शन इन्फिनिटी आ गया, मतलब अनडिफाइन आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि n जो है -1 नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं LHS में x टू द पावर -1 dx, ये क्या बन गया, 1/x dx बन गया। और ये एक खुद फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अभी हम लोग इस फॉर्मूले के सेट में देखेंगे कि ये किसका फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि जो n है वो आपका -1 नहीं हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, n की वैल्यू 1 हो गया, dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1/1 + 1 + c, दैट मीन्स x² 2 + c। समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x + c। अभी हम लोग जस्ट इसी पे पूरा हम लोग फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए हैं। थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू क्या होता है, -cos x + c। अगर आप d/dx ऑफ -cos x + c करते हैं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और -cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, sin x हो जाएगा। दैट मीन्स पहले ये लिख लीजिए, dx ऑफ -cos x, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, ये क्या दे देगा, sin x दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, sin x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, -cos x + c आएगा, और -cos x + c को आप अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sin x आ जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है। फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x + c होता है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू cotangent x + c होता है। 6, secant x इंटू tan x dx इज इक्वल टू secant x + c हो जाएगा। 7th पार्ट, इंटीग्रेशन cosecant x इंटू cotangent x dx इज इक्वल टू -cosecant x + c हो जाएगा। 8, इंटीग्रेशन dx/√1 - x² इज इक्वल टू sin इनवर्स x + c। 9th, इंटीग्रेशन dx/√1 - x² इक्वल टू -cos इनवर्स x + c। इस फॉर्मूला 8 और 9 में सिर्फ माइनस का फर्क है। अगर माइनस लग गया तो cos इनवर्स x हो जाएगा, अगर माइनस हट गया तो sin इनवर्स x हो जाएगा। तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये जितने फॉर्मूले हैं ये जब आप क्वेश्चन लगाएंगे और ये प्रैक्टिस में आएगा तो ये आपको लर्न हो जाएगा, और 1-2 बार आप लोग लिख करके लर्न करिएगा। 10th, इंटीग्रेशन dx/1 + x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x + c। इंटीग्रेशन dx/1 + x² इक्वल टू -cot इनवर्स x + c। इन दोनों फॉर्मूला नंबर 10 एंड 11 में भी माइनस का फर्क है। अगर आपने माइनस लगाया तो cot इनवर्स x + c हो जाएगा, और अगर माइनस हटा दिए तो tan इनवर्स x + c हो जाएगा। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 12, dx/x √x² - 1 इज इक्वल टू secant इनवर्स x + c हो जाएगा। एंड 13, dx/x √x² - 1 इज इक्वल टू -cosecant इनवर्स x + c। 14th, इंटीग्रेशन e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x + c। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ e⁻x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी कितना आता है, e⁻x आता है। बस इंटीग्रेशन में थोड़ा कांस्टेंट का फर्क आ जाता है, अदरवाइज ये लर्न करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। बस इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाता है। 15th पार्ट, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log mod x + c। यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट फॉर्मूले को हम लोग जब डिस्क्राइब कर रहे थे तो वहाँ पर जब x LHS साइड में n की वैल्यू -1 पुट किया तो इंटीग्रेशन 1/x dx आ गया था।
तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस c होता है। यहाँ पर मॉडुलस क्यों लगा होता है, यहाँ पर मॉडुलस इसलिए लगा होता है क्योंकि जो log होता है वो निगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होता है। 16 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c होता है। इसको थोड़ा देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या हो जाता है, a टू द पावर x log a डिफरेंशिएशन आता है। तो हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन a टू द पावर x का चाहिए। तो यहाँ सर यहाँ से क्या करिए कि log a जो है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 1/log a d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या करिए, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, अब ये कांस्टेंट है इसको अंदर ले जाइए, log a is equal to a to the power x. That means a to the power x upon log a is the antiderivative of a to the power x, right? वही आपका 16 यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, इंटीग्रेशन a to the power x dx is equal to a to the power x upon log a plus c। यहाँ पर ये चीज बताने का मोटिव ये है कि आप अगर आपको इंटीग्रेशन लर्न नहीं है a to the power x का, तो आप डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। Types of integrals. The integral calculus is of the two forms, namely first indefinite integral and second is definite integral. Indefinite integral क्या होता है, definition से समझ लेते हैं। The range of the function is not defined, thus the value of the function obtained is followed by a constant value c. Indefinite integral में क्या होता है कि हमें फंक्शन का रेंज नहीं दिया होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है। बट जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, द रेंज ऑफ द फंक्शन वेल डिफाइंड, दस इट गिव्स अ वेल डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वहां पर हमें फंक्शन का रेंज दिया गया होता है, और ये भी दिया गया होता है कि उस रेंज में आपका जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड होता है, और यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। First, the process of differentiation and integration are inverse of each other in the sense of the following results. जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है वो क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया गया है, अगर d बाई डी एक्स उसके बाद इंटीग्रेशन गिवन हो, फिर एफ एक्स डी एक्स राइट हो, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ये दोनों क्या है, इनवर्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एफ एक्स बच जाएगा। और बाहर क्या है, डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट c नहीं आएगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए, बट इंटीग्रेशन से पहले क्या है, डिफरेंशिएशन लगा हुआ है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को, तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह एंड इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। एफ डैश का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स, इसको हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन और यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों क्या है, इनवर्स है, तो ये वैनिश हो जाएगा और बच जाएगा एफ एक्स। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, डिफरेंशिएशन से बाहर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट किए फिर इंटीग्रेशन किए तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर होगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, और अगर डिफरेंशिएशन के पहले अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो वहां पर एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, मतलब कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, कॉस एक्स आ जाना चाहिए। सी भी आएगा, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, और डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा।
सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड्स टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव क्या है, सेम है, जैसे आप ले लीजिए ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, और यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा, 2x आएगा, और इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा, 2x आएगा। मतलब कि डेरिवेटिव क्या है, सेम है। तो जो ये आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस फंक्शन एफ एक्स का फैमिली ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1 वेयर c1 बिलोंग्स टू r, एंड इस gx फंक्शन का फैमिली ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c2 बिलोंग्स टू r। तो इन दोनों का देखिए फैमिली ऑफ कर्व क्या है, सेम है। तो ये एफ एक्स एंड gx क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको इंटीग्रेशन दो फंक्शन का करना है और दोनों फंक्शन के बीच में अगर एडिशन का साइन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी रियल नंबर के इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अगर इस फंक्शन के साथ क्या है, कोई कांस्टेंट अगर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, फिर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आपको 2x का इंटीग्रेशन करने को दिया जाए तो आप इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल के x dx, मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन बता रखे हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो गया तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और कांस्टेंट c आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। इसी तरह इन जनरल जो फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेशन k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस एंड सो ऑन kn fn x dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले k1 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, फिर f1x dx को इंटीग्रेट करेंगे, फिर k2 को निकाल करके सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, एंड सो ऑन जो nth कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, और फिर जो आपका लास्ट फंक्शन है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसमें रिमार्क देखिए क्या है, when the variable of integration is denoted by a variable other than x then we have to write। अगर आपको इंटीग्रेशन x के अलावा कोई और वेरिएबल में दिया गया है तो आप एज यूजुअल उसी तरह ही फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 4 dy दे रखा है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो आपकी n है उसमें +1 ऐड करेंगे और इससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो और यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आएगा, तो ये हो जाएगा आपका y टू द पावर 5/5 प्लस c। तो जैसे आप यहाँ पर x होता और उसको इंटीग्रेट करते, उसी तरह आप यहाँ पर अगर y है तो उसको भी इसी तरह इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि y भी यहाँ पर वेरिएबल की तरह ही ट्रीट हो रहा है। अगर यहाँ पर आप y लिखे हुए हैं तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अगर यहाँ पर x होता तो आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते। आई होप आपको ये जितना डिफिनीशन वगैरह समझाया गया है और फॉर्मूला सेट जो समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जितना भी फॉर्मूला इसमें बताया गया उसको एकदम अच्छे से लिख करके लर्न करिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़े तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।